तो क्लास 9th सब्जेक्ट मैथमेटिक्स डॉक्टर मनोहरे का चैप्टर नंबर 13 जिसका नाम है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, ठीक है, यानी सरफेस एरियाज एंड वॉल्यूम्स। जो आपको मिलेंगे कुछ ठोस पदार्थ जैसे त्रिविमीय आकृति। त्रिविमीय आकृतियों में जैसे बच्चों घन हो गया, घनाभ हो गया, बेलन हो गए, शंकु हो गए, छिन्नक भी आगे मिलेगा, ठीक है। तो इन सभी का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो कितना होता है, उसका आयतन कितना होता है, उसके बीकर की लंबाइयां कितनी होती हैं। जैसे आपको एक गिलास दे दिया जाए, उस गिलास का आकार जो है बेलनाकार हो, आपसे पूछा जाए कि बताइए इसमें कितना पानी या द्रव पदार्थ या अन्य कोई पदार्थ भरा जा सकता है। तो बच्चों किसी भी खोखले त्रिविमीय आकृति के पात्र में उतना ही पदार्थ भरा जा सकता है जितना कि उसका आयतन होता है। एक बाल्टी में कितना पानी भरा जा सकता है, जितना उस बाल्टी का आयतन होगा। एक गिलास में कितना दूध या अन्य कोई पदार्थ भरा जा सकता है, जितना उसका आयतन होगा। एक संदूक जानते हैं ना, एक संदूक में कितना कोई पदार्थ भरा जा सकता है, जितना उस संदूक का आयतन होगा, ठीक है। एक घन के आकार का, ये एक घनाभ के आकार का एक मिठाई का डिब्बा है, लड्डू का डिब्बा, रसगुल्ले का डिब्बा है। अगर कोई आपसे पूछे कि बताइए हम इसमें कितना अधिक से अधिक पदार्थ भर सकते हैं, तो हम कहेंगे जितना उसका आयतन है। बोले बात समझ में आता है। तो इन सब छोटी छोटी बातों का बहुत अच्छे से ध्यान में रखते हुए इस चैप्टर की हम शुरुआत करेंगे, पूरे कॉन्सेप्ट के साथ, पूरे फॉर्मूले के साथ। बहुत अच्छे से आप सभी लोग ध्यान में देखिएगा। तो सबसे पहला हम आकृति लेते हैं बच्चों घनाभ। क्या? घनाभ, जिसको कहते हैं क्यूबॉइड। क्या कहते हैं? क्यूबॉइड। आइए देखते हैं घनाभ क्या होता है। सबसे पहली बात जो आप याद रखेंगे, घनाभ एक त्रिविम आकृति है। क्या है बच्चों? त्रिविम आकृति है। त्रिविम आकृति। त्रिविम आकृति का मतलब होता है जिसमें तीन बीमाएं हैं। क्या है बच्चों? तीन बीमाएं, जैसे जिसमें लंबाई भी हो, चौड़ाई भी और ऊंचाई। जैसे ईंट देखा आपने? बिल्कुल, ईंट देखा है। और डेस्टर आपने देखा है? उसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। जैसे मैं आपको दिखा देता हूं, ये हमारे पास एक डेस्टर है। इस डेस्टर की बेटा कुछ न कुछ लंबाई है, कुछ न कुछ इसकी चौड़ाई है, कुछ न कुछ इसकी चौड़ाई है और कुछ न कुछ इसकी ऊंचाई है। तो अगर आपसे पूछे कोई कि जो डेस्टर है इसकी आकृति कैसी होती है, ठीक है, कै बीमा की होती है, तो आप कहना त्रिबीमा, 3 डायमेंशन, यानी 3 बीमीय आकृति है। इसमें लंबाई भी होती है, इसमें चौड़ाई भी होती है और इसमें ऐसे ईंट आपने देखा है, ईंट में भी कुछ लंबाई है, चौड़ाई है और ऊंचाई भी है। तो ये आकृतियां कहलाती हैं त्रिविमीय आकृतियां। ये जो आपकी किताब है, अभी ऐसे किताब करके आपसे कोई पूछे कि बताइए कि इस किताब की आकृति कैसी है, तो बेटे इसमें कुछ न कुछ लंबाई है, इसमें चौड़ाई भी है और इसमें ऊंचाई भी। तो इस प्रकार से ये जो आपका पुस्तक है, किताब है, बुक है, इसकी आकृति 3 डायमेंशन यानी 3D है, अर्थात त्रिविमीय है। ठीक है ना? अच्छा, तो जो आपका घनाभ होता है, ईंट है, डेस्टर है या संदूक है, जनरली सामान्यतया इनकी जो आकृतियां होती है ये घनाभ की आकृति की होती हैं। ठीक है, तो आज के बाद याद रखना, ईंट जो है एक प्रकार का घनाभ है, ठीक है ना, डेस्टर भी एक प्रकार का घनाभ है, चौक का डिब्बा है वो भी एक तरह से, अगर उसकी लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई सभी एक समान है तो घन होगा, अदरवाइज वो घनाभ होगा। तो सबसे पहली बात जो याद रखेंगे कि घनाभ जो है यह एक त्रिविम आकृति है। और दूसरी बात जो आपको याद रखना है बच्चा लोग, वो क्या कि इसके कितने फलक होते हैं? इसके 6 फलक। वेरी गुड। इसके कितने फलक होते हैं? 6 फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं बेटे? 6 फलक होते हैं। ठीक है ना? और तीसरा पॉइंट जो आप लोग को ध्यान में रखना है, इसके सभी फलक, सभी फलक का मतलब कितने फलक? 6 फलक। सभी फलक कैसे होते बच्चों? आयताकार होते हैं। कैसे होते हैं? आयताकार होते हैं।
समझ में आ गया? अब चलिए हम उस आकृति को थोड़ा सा बनाने का प्रयास करते हैं और उससे संबंधित जो उनके फॉर्मूले हैं उसको फिर से आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं हमारे पास ये एक आयत है, एक फलक हम बनाएंगे। जैसे ये व्हाइट बोर्ड है ना, ये व्हाइट बोर्ड भी एक फलक है, इसकी लंबाई है, चौड़ाई है, ये भी एक कह सकते हैं कि आयताकार एक क्षेत्रफल है, क्षेत्र है, ठीक है ना। तो ये आप इसको समझिएगा। ये हमारे पास एक आयत है, बोलो, इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई, मान लिया लंबाई L है, चौड़ाई B है, कुछ भी है उसको भी मानेंगे, ठीक है ना। अब इससे मैं बना रहा हूं बच्चों, क्या हम बना रहे हैं? घन। क्या बना रहे हैं? देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिए, समझिएगा, ठीक है ना। क्या बना रहे हैं? घनाभ। क्या बना रहे हैं? इसको घनाभ बना रहे हैं, ये, ठीक है ना। ये हमारे पास 3D मतलब 3 डायमेंशन आकृति बनकर के गर्मा गर्म तैयार है। अब देखो इसमें बेटा, इसकी एक लंबाई है, इसकी एक चौड़ाई है, इसमें एक ऊंचाई है, और फलक कितने हैं? एक नीचे वाला फलक और एक ऊपर वाला। कितने हो गए? एक सामने वाला और एक पीछे वाला। कितने हो गए? 2 और 2 4। एक दाहिने वाला और एक बाएं वाला। तो फिर 4 और 2 6 फलक हो गए ना। चलो, तो ये जो सामने वाला फलक, ये भी आयताकार, नीचे वाला आयताकार, पीछे वाला आयताकार, ऊपर वाला आयताकार, बायां वाला आयताकार, दायां वाला आयताकार। अच्छा, चलिए ले लेते हैं ये जो लंबाई है, ये मैं लिख देता हूं बच्चों कि आयत की ये जो लंबाई है इसको मैं मान लेता हूं L। क्या ले लेता हूं? और इसकी ये जो चौड़ाई है इसको मैं ले लेता हूं B। क्या ले लेता हूं बच्चों? B। और इसकी जो हाइट है, ऊंचाई है, इसकी जो ऊंचाई है इसको मैं मान लेता हूं क्या? H। क्या मान लेता हूं? H। समझ में आया ना? तो ये लंबाई, ऊपर वाला भी लंबाई L, ठीक है ना। उसके पीछे वाला ये लंबाई L, ऊपर वाला वो लंबाई L, ठीक है ना। ऊंचाई ये H, ये H, ये H, ठीक है ना। ये चौड़ाई B, ये भी चौड़ाई B, ये चौड़ाई B, ये भी चौड़ाई B, ठीक है ना। तो अब इनका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना हो अगर हमको, तो कैसे निकालेंगे? जैसे आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणे, ठीक है ना। अगर किसी आयताकार खंड की लंबाई A हो, चौड़ाई B हो, तो दोनों का गुणा करेंगे तो उस आयताकार खंड का क्षेत्रफल, यानी बीमाओं का गुणनफल, लंबाई और चौड़ाई का गुणा कर दीजिए, उसका क्षेत्रफल आपको निकलकर तैयार। ये जो व्हाइट बोर्ड आपको दिख रहा है, इसकी लंबाई, ठीक है, लंबाई मान लिया जाए 6 मीटर है, ठीक है, 6 मीटर है नहीं, 6 फीट है, ठीक है ना। लंबाई 6 फीट है और चौड़ाई इसका 5 फीट है, अगर तो दोनों का गुणा कर लो, 6 गुणे 5, 6 पच्चे कितना हो गया बच्चों? 30 वर्ग फीट हो गया, 30 वर्ग फीट, 30 वर्ग फीट इस व्हाइट बोर्ड का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो ऐसे मैं कह रहा हूं, भुजाओं का गुणा कर देंगे तो उसका क्षेत्रफल आपको मिल जाएगा। अच्छा, नीचे वाला देखो, लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो नीचे वाले फलक का क्षेत्रफल L गुणे B होगा कि नहीं होगा? अच्छा, ऊपर वाले का लंबाई L है, चौड़ाई B है, ऊपर वाले का क्षेत्रफल L गुणे B होगा कि नहीं होगा? बाएं वाले का देखो, ये कह लो एक भुजा B है, एक भुजा H है, तो अगर हम B और H का गुणा करेंगे, B गुणे इसका क्षेत्रफल कितना होगा? B गुणे H। ऐसे ही इस वाले का हो जाएगा B गुणे H, ठीक है। सामने वाले का देखो बेटा, लंबाई L है, ऊंचाई H है, तो सामने वाले का सामने यही लिख दे, क्या? H गुणे L हो जाएगा, ठीक है ना। और उतना ही H गुणे L पीछे वाले का। तो बहुत छिच्छी हो गया, क्या हो गया? बहुत छिच्छी हो गया, गंदा हो गया, गंदा दिख रहा है ना, लेकिन समझिएगा आप लोग। चलो, तो डायरेक्ट हम समय बर्बाद न करते हुए बात करते हैं इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। चलिए, तो हमने पहला देखने की कोशिश की है घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय, संपूर्ण मतलब कितने फलक हैं? हाँ, सभी 6 फलकों का पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। तो घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है ना बच्चों। देखिएगा, नीचे LB, ऊपर LB, तो हो गया 2 बार LB,
ये बी एच, ये बी एच, 2 बार बी एच, ये एल एच और पीछे वाला एल एच 2 बार हो गया एल एच, यानी सभी 2 बार हो गए। तो यहां मैं लिख लेता हूं सबसे पहले कोष्ठक के बाहर 2, ठीक है ना। ये हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, ये नीचे वाला हो गया लंबाई गुणे चौड़ाई, ये बाएं साइड वाला दाहिने साइड वाला चौड़ाई गुणे ऊंचाई और प्लस सामने वाला ऊंचाई गुणे लंबाई। बहुत अच्छे, ठीक है। तो अब ये देखिए संकेत हमने जो माना हुआ याद रखेंगे, घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 कोष्ठक में लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे, और संकेत के रूप में लंबाई को L से, चौड़ाई को B से, ऊंचाई को H से कह दिए हैं। तो 2 कोष्ठक में LB प्लस BH प्लस HL। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा जी, 2 कोष्ठक में LB प्लस BH प्लस, कभी भी मैं आपसे पूछूं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कहना 2 कोष्ठक में LB प्लस BH प्लस, और मैं बच्चों से कहता हूं नहीं याद होता तो ऐसे लिख लो कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर 2 कोष्ठक में लब से बच के चल लब से बच के चल, ठीक है ना। याद रखिएगा लल्ला, बहुत मजा आएगा सवाल को खुल्लम खुल्ला हल करने में, ठीक है ना। याद रखेंगे पक्का। चलिए दूसरी बात, दूसरा फॉर्मूला निकालते हैं। कभी कभी पूछता है कि घनाभ का आयतन, क्या लल्ला? अच्छा, आयतन न निकाल के अगर हम लोग पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें, एक बार पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लें उसके बाद आयतन निकालते हैं। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 बार लिखा गया, घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल यहां से मैं लिखता हूं बराबर, देखो ठीक है ना। घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय, पार्श्व का मतलब होता है साइड, साइड का। इसमें कितने फलक हैं? 4। अरे जिस कमरे में बैठो ये खुद ब खुद घनाभ के आकार का है, इसमें 6 फलक हैं, है ना। ऊपर वाले फलक और नीचे वाले फलक को छोड़ दीजिए तो साइड का जो आ गया 4 फलक, उनका पृष्ठीय क्षेत्रफल ही क्या कहलाएगा? पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बेटा ये जो आपके सामने घनाभ दिख रहा है, इसका ये ऊपर वाला हिस्सा छोड़ दीजिए, दिख रहा है ना, और ये नीचे वाला फलक, उसके सामने वाला नीचे वाला फलक, इसको भी क्या करिए आप लोग? छोड़ देंगे, छोड़ दीजिए, या कह दीजिए कि संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में से ऊपर वाले और नीचे वाले का पृष्ठीय क्षेत्रफल अगर हम लोग घटा देंगे तब जो हमको पृष्ठीय क्षेत्रफल मिलेगा वो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, यानी साइड साइड का पृष्ठीय क्षेत्रफल होगा। बोलो बात समझ में आया? तो डायरेक्ट इसी से काम कर ले कि आगे चल रहे हैं। इसको क्या करेंगे, देखो ये LB, नीचे वाला क्या है? LB है ना, नीचे वाले फलक का क्षेत्रफल L गुणे B, ऊपर वाले का भी L गुणे B। तो ये जो LB दिख रहा है ना, उसी को हम छोड़ देंगे, उसी को क्या करेंगे बच्चा? छोड़ देंगे। तो क्या मिलेगा? 2 कोष्ठक में BH, या शब्द में लिख लो, लंबाई गुणे चौड़ाई को छोड़ दिए तो हाँ, चौड़ाई गुणे ऊंचाई और प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ठीक है ना। ये तभी याद रखिएगा जब नीचे वाले में लंबाई चौड़ाई है, तभी याद रखिएगा, ठीक है ना। तो इसको मैं लिख देता हूं 2 कोष्ठक में, इसको संकेत में लिख लें BH, चौड़ाई को B, ऊंचाई को H, BH और प्लस HL। बोलो याद रखिएगा, ठीक है ना। चलिए बहुत अच्छी बात। आते हैं थर्ड वाले पॉइंट पे, जिसको हम कहते हैं बच्चों घनाभ का आयतन। तो यहां मैं लिखता हूं घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो निकल गया, अब बारी है किसका? घनाभ का आयतन, ठीक है ना। बोलो घनाभ का आयतन। अगर ये जो संपूर्ण त्रिविमीय आकृति अर्थात घनाभ दिख रहा है, जैसे चौक का डिब्बा है, जैसे डेस्टर है, जैसे संदूक है, जैसे लड्डू का डिब्बा है, उसका आयतन हमको निकालना है, तो हम क्या कर सकते हैं? देखो हमारे पास 2 तरीके हैं। हम ऐसे कह सकते हैं कि तीनों विमाएं नाप लेंगे, मतलब उसकी लंबाई नाप लीजिए और उसकी चौड़ाई नाप लीजिए और उसकी ऊंचाई,
ठीक है ना। कोई ईंट है, संदूक है, ठीक है ना, या चौक का डिब्बा है या डेस्टर है, उसका आयतन आपको निकालना है। या आयत घनाभ के आकार का कोई बर्तन है, संदूक है, उसमें कितना पदार्थ आएगा, ठीक है ना, उसका पृष्ठीय उसका आयतन हमको पता करना है कि उसमें कितना पदार्थ आएगा, कितना पानी आएगा। तो हम लोग उसका आयतन निकालेंगे, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। और ये क्या हो जाएगा बेटा, लंबाई L, चौड़ाई B, ऊंचाई H। समझ में आया कि नहीं आया? तो सीधे घनाभ का आयतन लबच, क्या LBH, लबच मतलब LBH, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई, तीनों का गुणा कर देंगे तो इस घनाभ का क्या आ जाएगा बच्चों, बोलो आयतन। ठीक है ना, बोलो बात समझ में आ गया? अच्छा, एक बात है जो अच्छे से आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगर लंबाई सेंटीमीटर में है तो चौड़ाई भी होनी चाहिए सेंटीमीटर में, ऊंचाई भी होनी चाहिए सेंटीमीटर में, ठीक है ना। और अगर मीटर में बीमाओं की लंबाई दी गई है तो मीटर में रखिएगा, ठीक है ना। कहने का मतलब तीनों बीमाओं की लंबाई और चौड़ाई जो होती है तथा ऊंचाई होती है एक ही राशि में। सेंटीमीटर में है तो सब सेंटीमीटर में, मीटर में है तो सब के सब मीटर में। बोलो बात समझ में आया? अच्छा, अब ये घनाभ का आयतन नीचे अब नहीं दिख रहा होगा, इसलिए हम यहां पर लिखते हैं क्या, घनाभ का विकर्ण। और इस पर बहुत इंपॉर्टेंट कंपटीशन में कंपटीशन की परीक्षा में क्वेश्चन रसगुल्ले की तरह टपकता है। तो अभी से ट्रेंड रहेंगे तो आने वाले वक्त में आपको इसका बहुत ज्यादा फायदा मिलने वाला है, ठीक है ना। क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है कि एक घनाभ के आकार का संदूक है या डिब्बा है, ठीक है ना, एक घनाभ के आकार का डिब्बा है जिसकी बीमाएं मतलब लंबाई चौड़ाई ऊंचाई दे दी जाएंगी और आपसे पूछा जाएगा बताइए इसमें कितना बड़ा लंबा से लंबा सुई रखा जा सकता है। या कह देगा एक घनाभ के आकार का कमरा है, इसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई फलाना ढेकाना है, मतलब कुछ ना कुछ आपको दे देगा और आपसे कहेगा बताइए कि उस कमरे में लंबे से लंबा कितना लंबे से लंबा छड़ रखा जा सकता है। तो मेरे बच्चों, किसी भी घन या घनाभ में उतना ही बड़े से बड़ा लंबा या छड़ या सुई रखा जा सकता है जितना उसका ना विकर्ण होता है, जितना उसका विकर्णों की लंबाई। अब विकर्णों की लंबाई का मतलब समझ रहे हैं, ये जो घन का ये कोना दिख रहा है आपको और उसके ठीक सामने वाला विपरीत कोना, जैसे इस कमरे में बैठे हुए हैं, ये जो कॉर्नर आपको दिख रहा है, इस कोने के सामने वाला नीचे का, अगर इधर ऊपर का लिए तो इसके ठीक सामने वाला नीचे, उस कोने से इस ऊपर वाले कोने को मिला दीजिए, ये जो आएगा वह इस कमरे का विकर्ण हो जाएगा। या उस वाले नीचे वाले कोने से इस ऊपर वाले कॉर्नर अर्थात कोनों को मिला देंगे तो जितनी लंबाई आपको प्राप्त होगी वह इस कमरे का विकर्ण होगा, या दूसरे शब्दों में कहे कि इस कमरे के विकर्ण की लंबाई होगी। बोलो बात समझ में आ गया? चलो अब इसी तरह से निकालते हैं घनाभ के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई, ठीक है। आगे उधर नहीं दिखेगा इसलिए हम यहां लिख देते हैं नीचे से। घनाभ के विकर्ण की लंबाई जो होगी बच्चों, इसको लिखा जाता है करड़ी के अंदर, ठीक है। इसका और भी मतलब जब आप लोग थोड़ा सा और आगे क्लास में 10th लेवल में भी पढ़ेंगे तो वहां का जो विस्तृत रूप है कैसे इसको हम कैसे ये चीज आएगा तो इसको भी डिफाइन करेंगे। इस कॉर्नर को मिलाकर, या ये विकर्ण की लंबाई हो गई, समझ रहा है ना। ये विकर्ण की लंबाई, ये विकर्ण की लंबाई करड़ी के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर आएगा। कैसे आएगा उसको भी हम प्रूव करेंगे, यहां से इसको मिला करके एक समकोण त्रिभुज बना करके, ठीक है ना। लेकिन इतना ज्यादा झंझट अभी मत पालो, अभी सीधे सीधे काम करो। आगे जब आप लोग की मेंटल एक्टिविटी बढ़ जाएगी तो उसको समझने हल करने में काफी आसानी होगी। तो मैं लिखता हूं घनाभ के विकर्ण की लंबाई करड़ी में लंब का स्क्वायर प्लस करड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। और इसको आप लिख सकते हैं बच्चों सिंबॉलिक तरीके में L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर, ठीक है ना। समझ में आ गया सबको? अच्छे से। अच्छा, एक चीज और यहां पर जो आप लोग को याद रखना, नीचे दिख रहा है क्या, नीचे दिख रहा है ये। अच्छा, तो इसको आप ऐसे कर सकते हैं, उसमें दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है?
हाँ, इसको आप ऐसे कहते हैं, लंबाई गुणे चौड़ाई जो होता है बच्चों, ये आधार का क्षेत्रफल है। ये लंबाई L है, चौड़ाई B है, तो ये नीचे वाला जो फलक है इसको हम आधार कहते हैं। क्या कहते हैं? आधार। इस आधार का क्षेत्रफल क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई। तो ये जो लंबाई गुणे चौड़ाई आया है ना, इसको हम लंबाई गुणे चौड़ाई जो दिख रहा है इसको हम कह सकते हैं आधार का क्षेत्रफल। आधार का क्षेत्रफल और गुणे क्या? ऊंचाई। तो कभी ऐसा दे दे कि एक घनाभ है जिसके आधार का क्षेत्रफल कुछ वर्ग मीटर या कुछ वर्ग सेंटीमीटर दे दिया जाए, ऊंचाई दे दिया जाए, तो उस घनाभ का आयतन जो है होगा आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई। तो अच्छे से इनको याद रखेंगे। मैं आपसे जब पूछूं कि घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कहना 2 कोष्ठक में LB प्लस BH प्लस HL, ठीक है ना। मैं जब पूछूंगा घनाभ का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो कहना 2 कोष्ठक में BH प्लस HL, ठीक है ना। और मैं जब आपसे पूछूंगा घनाभ का आयतन, तो कहना लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, या कहना आधार का क्षेत्रफल गुणे ऊंचाई, या सीधे कहना लबच LBH। समझ में आ गया? और चौथी बात जो याद रखना है, घनाभ के विकर्ण की लंबाई, ये ज्यादातर वहीं पर यूज होगा, इस्तेमाल होगा, ठीक है ना। कि जब आपसे पूछा जाएगा कमरे में कितना बड़ा से बड़ा छड़ या डिब्बे में कितना लंबे से लंबा सुई रखा जा सकता है, जब उसकी आकृति घन या घनाभ के आकार की है, तो उस कंडीशन में घनाभ के विकर्ण की लंबाई निकालोगे, जो कि करड़ी के अंदर लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर, यानी रूट के अंदर करड़ी के अंदर L का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर प्लस H का स्क्वायर। बोलो बात समझ में आया? फटाफट इतने का आप लोग फिर से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट कर लीजिए। अब हम आते हैं इसका घनाभ का छोटा भाई घन के ऊपर, ठीक है ना। तो ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए, तो घनाभ के सभी विमाओं को या घनाभ के बारे में अध्ययन करने के बाद अब हम आते हैं उसके छोटे भाई घन के बारे में, ठीक है। और जैसा कि कुछ चीजें हम लोगों ने नहीं मिटाया है, इसका वजह क्या है अभी आपको अच्छे से मालूम हो जाएगा, ठीक है। घन क्या है बच्चों? घन भी एक त्रिविम आकृति है घनाभ की तरह, और इसमें भी कितने फलक होते हैं? 6 फलक। और इसके जो सभी फलक हैं ये कैसे होते हैं? हाँ, वर्गाकार होते हैं। कैसे होते हैं? आयताकार न होकर के वर्गाकार। घनाभ के 6 फलक आयताकार होते हैं, जबकि घन के सभी फलक वर्गाकार। और इसकी आकृति हम बनाना चाहें तो आकृति को कुछ इस तरह से हम बना सकते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा आप लोग। ये एक वर्ग है, ठीक है ना, और यहां से कुछ इस तरह से, छिच्छी कितना गंदा लिखता हूं मैं, ये ऐसे ऐसे ऐसे, पहले ये फिर ये करके दिखाओ, पहले ये फिर ये करके दिखाओ, ठीक है ना। बन गया एक वर्ग। सॉरी, क्या बन गया? घन बन गया बच्चों। घन के इसमें कितने फलक हैं? 6। सभी फलक कैसे हैं? वर्गाकार है। वर्गाकार मतलब वर्ग की सभी भुजाएं समांतर। अगर एक वर्ग है तो वर्ग के प्रत्येक भुजा क्या होती है बच्चों? बराबर लंबाई की होती है। कैसी होती है? अगर लंबाई यानी ये वाली भुजा ए तो ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, यानी कि वर्ग एक ऐसा चतुर्भुज है जिसके प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर, प्रत्येक विकर्ण बराबर, प्रत्येक कोण समकोण यानी 90 अंश के होते हैं, ठीक है ना। बोलो। तो यहाँ पर इस वर्ग के जैसा सभी फलक है, तो इसकी लंबाई ए, चौड़ाई ए, ऊंचाई ए, तीनों विमाएं समान होंगी, यानी कि भुजाएं इनकी क्या होंगी? समान। कोर कह लो या भुजा कह लो, जो कि कितना है बच्चा लोग? ए। अब यहाँ हमने लिखा था घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो यहाँ कुछ हिस्से को मैं मिटाता हूं, बाकी को वैसे ही निपटाता हूं। देखो भैया, घन का नहीं, घनाभ का नहीं, बल्कि क्या? अब देखो, घन का संपूर्ण दो बार लिखा गया था क्या? हो तुम लोग आज बता रहे हो, उसमें गड़बड़ हो गया। ये घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। आप लोग बहुत बदमाश हैं। क्या है? बदमाश हैं। मैं दो बार लिख दिया था, आप लोग बताए भी नहीं। क्या बात है, कमाल हो गया। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? 2 कोष्ठक में लंबाई, अब इसमें बेटा लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए, ऊंचाई भी ए, तो डायरेक्ट इसको लिखो कि ये भुजा ए, ठीक है ना,
चौड़ाई भी ए, चौड़ाई भी ए, ऊंचाई भी ए, ऊंचाई भी ए, लंबाई भी ए। होगा कि नहीं होगा? बोल दो ना जरा। तो ये बेटा कितना आ जाएगा? ए गुणे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस, अब बोल दो जरा, ए स्क्वायर ए स्क्वायर ए स्क्वायर, 3 बार जोड़ेंगे तो कितना होगा? हाँ, 2 गुणे ये हो जाएगा 3a स्क्वायर, ठीक है ना, और 2 तिया 6a स्क्वायर। यानी कि ये चल रहा है घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे ए स्क्वायर, और ए कौन है? भुजा है, तो इसको लिख सकते हैं 6 गुणे भुजा का स्क्वायर। यानी कि आज के बाद मन मस्तिष्क दिल दिमाग और अपने रोम रोम में बसा लेना बच्चों कि घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है? 6 गुणे एक भुजा का स्क्वायर। बोलो, क्या बोलोगे? 6 गुणे भुजा का स्क्वायर बोलोगे कि नहीं बोलोगे? अच्छा जी, आगे चलते हैं। ऐसे ही घन का ये मिटा देते हैं, ठीक है। अब ये घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो इसमें क्या हो जाएगा? 2 गुणे चौड़ाई कितना? ए, ऊंचाई कितना? ए, ऊंचाई कितना? ए, लंबाई कितना? ए। तो आएगा बेटा ये कितना? ए गुणे ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो 2 कोष्ठक में आ जाएगा चिच्ची, 2 गुणे ए स्क्वायर कितना हो जाएगा? 2 स्क्वायर गुणा कर लो, 2 दूना 4a स्क्वायर। बोलो ए कौन है? भुजा है, तो आप लिख सकते हो 4 गुणे भुजा का। लो जी, समझ में आ गया कि नहीं? घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर, और घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब साइड वाला क्या हो जाएगा? 4 गुणे भुजा का स्क्वायर, ठीक है ना। आइए घनाभ के बाद ये मिटा देते हैं और बात करते हैं घन का आयतन। घन का आयतन जैसे आपने लिखा है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ठीक है बेटा। तो आप ऐसे कह सकते हो लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी ए है। तो ए गुणे ए क्या होगा? ए क्यूब हो गया। बोलो ए कौन है बेटा? भुजा है, तो ये भुजा का। बोलो, बात समझ में आया? घन का आयतन बराबर भुजा का। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? पक्का? अच्छा, यहाँ लो हम निपटा देते हैं अब किसको? घन का विकर्ण। आसानी से हो गया कि नहीं हो गया? घन के विकर्ण की लंबाई, वही बात करते रहो, करड़ी में लंबाई का स्क्वायर प्लस चौड़ाई का स्क्वायर प्लस ऊंचाई का स्क्वायर। आप शब्दों में याद रखो, गेट 1 बाय 1 फ्री। एक शब्दों में याद रखेंगे तो दूसरे को आप सिंबॉलिक तरीके से रख सकते हैं। बस ध्यान रखेंगे कि घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग होती हैं, जबकि घन में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों समान होती हैं, जैसा कि हमने यहां पर ए कहा है। तो आइए घन के विकर्ण की लंबाई, विकर्ण की लंबाई मतलब इस कोने से सामने वाले का नीचे ये वाला जो हिस्सा है या इसकी जो लंबाई होगी ये इस घन का क्या होगी? विकर्ण होगी, ठीक है। तो लंबाई भी ए का स्क्वायर, चौड़ाई भी ए का स्क्वायर, ऊंचाई भी ए का स्क्वायर, ठीक है ना बच्चों। तो ए स्क्वायर 3 दफा जोड़े तो कितना हो गया? 3a स्क्वायर। अब बेटा करड़ी लगी है, करड़ी का मतलब वर्गमूल, 3 का वर्गमूल करड़ी में ए स्क्वायर का वर्गमूल, ये स्क्वायर खत्म हो जाएगा, 3 गुणे ए। अब बताओ करड़ी में 3 गुणे ए कौन है? बोलो कौन है? इसका मतलब ये हो गया कि घन के विकर्ण की लंबाई करड़ी में 3 गुणे। समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, तो इसको भी अच्छे से आप सभी ध्यान में रखेंगे। घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 गुणे भुजा स्क्वायर, घन का पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 गुणे भुजा स्क्वायर, घन का आयतन भुजा का क्यूब, और घन के विकर्ण की लंबाई करड़ी में 3 गुणे भुजा। तो आज के इस लेक्चर में बस इतना ही। अगले दिन फिर मिलते हैं नए ऊर्जा, नए उत्साह, नए जुनून के साथ। प्रश्नावली 13.1 के सभी प्रश्नों को हल करने के लिए, तब तक के लिए आप सभी हमें दे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत माता की।